अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने स्तरों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपनी प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली प्रदेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में कुंडली में बनने वाले धन योग पर आधारित चर्चा होगी। कल भी हम लोगों ने धन योग से संबंधित चर्चा किया था, फल दीपिका पुस्तक को आधार मानकर। कल की कक्षा में सूत्र संख्या 5 तक का हम लोगों ने अवलोकन किया था, समझने का प्रयास किया था। आज की कक्षा में 6ठे सूत्र से आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि यदि लग्नेश लग्न में हो, धनेश धन में हो, लाभेश लाभ में बैठा हो तो विशेष धन योग होता है। यह एक सामान्य सी बातें हैं जो हम सभी जानते भी हैं, पूर्व से भी जानते हैं कि यह धन भाव है। यह धन भाव हुआ, यहाँ पर 2 नंबर की राशि है। यदि यहीं पे शुक्रदेव हो जाएंगे तो यहाँ के फलों में वृद्धि करेंगे, यानी कि आय बढ़ा। दूसरे भाव के स्वामी दूसरे भाव में ही होंगे तो यह संचय भाव है, आय भी बढ़ा, संचय भी हुआ। और लग्न भाव के स्वामी यदि लग्न में ही है तो लग्न भी अच्छा हो गया, व्यक्ति भी अच्छा हो गया, यानी स्वभाव भी अच्छा हो गया ग्रहों के गुण धर्म के आधार पर। तो आय भी अच्छी, व्यक्ति भी अच्छा, संचय की बुद्धि भी अच्छी, तो धन तो बढ़ ही गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, यह यहाँ पर ये बातें बतलाई जा रही। इसके बाद में 7वें श्लोक में यह कहा जा रहा है कि दूसरे और 11वें घर के मालिक दोनों लग्न में बैठे हो तो भी धन योग है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है कि हम लोगों ने यह पढ़ा है कि जब दो सहधर्मी भावों के स्वामी आपस में संबंध बनाते हैं, दो सहधर्मी भावों के स्वामी आपस में परस्पर युति ही नहीं, आपस में परस्पर संबंध बनाते हैं तो अच्छी बात है। दोनों भावों के फलों में वृद्धि होती है। यदि युति हो जाए तो और सुंदर बात है, दोनों भावों के फलों की वृद्धि होती है। चाहे यहाँ पर पुस्तक में बतलाया गया कि लग्न में हो गया तो सर्वोत्तम हो गया, क्योंकि आय के लिए काम करना या पैसे संजोना यह सभी लग्न का ही काम है, और लग्न में बन जाए तो अति उत्तम है। परंतु अगर चौथे, 5वें, 7वें, 9वें या 10वें या 11वें या दूसरे भाव में ही बने तो भी उत्तम बात है, तो भी उत्तम बात है। तीसरे भाव में भी बनता है तब भी उत्तम बात है, उतना खराब नहीं। छठे भाव में भी बना तो यह खराब, लेकिन उतना खराब नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ लाभ देगा ही देगा। लेकिन 8वें या 12वें भाव में बन जाता है तो यह खराब फल देता है, यानी कि फलों में हानि करता है। अब इसके बाद में जो सूत्र है वह क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कारको भाव नासाया वाली बातें आ गई। यदि उन भावों में उन भावों के कारक बैठे हो, जिस भाव में कारक बैठा हो उस भाव का फल थोड़ा होता है। यहाँ पे तारांकित कर दिया गया, तो तारांकित को सबसे पहले हम सबों को पढ़ना चाहिए, फिर उनको समझना चाहिए। अब यहाँ पर किस भाव के कारक ग्रह कौन है या कौन से ग्रह कारक हो सकते हैं, या फल दीपिका के 15वें अध्याय श्लोक 17 में बतलाया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि उन भावों के कारक ग्रह बैठे हो तो जिस भाव के कारक बैठा हो उस भाव का फल थोड़ा हो जाता है, नहीं कम में हो जाता है। इसको कैसे समझें? यहाँ पर देखा जाए, एक संस्कृत में श्लोक है, सर्वेषु यानी कि सभी, भाव स्थानेषु यानी कि सभी भावों में, तत्भावादिकारक मतलब उस भावादि मतलब उस भाव के कारक विद्यते यानी कि होते हैं, तस्य भावस्य उस भाव के, फलम यानी कि फल, स्वल्प मुदीरितम, स्वल्प मतलब थोड़ा, मुदित मुदित यानी कि उदित होते हैं, यानी कम उदित होते हैं, यानी कि कम फल मिलता है, ऐसा बतलाया गया।
तो कहने का मतलब यह है, इसको हम लोग कैसे समझें। तो इसको समझने के लिए अब यहाँ पर देखा जाए कि कोई भी भाव कारक होकर के किसी भी भाव में ना बैठा है। एक शनि देव बैठे हुए हैं स्वयं कारक होकर के, अष्टम भाव के कारक होते हैं, आयु के होते हैं ना। जी तो जी यह गुरु। आयु का नाश किए, क्या किए? क्योंकि इस भाव के कारक भी हैं, इस भाव में भी है। तो यह कब आयु का नाश करेंगे? अगर यही देव गुरु बृहस्पति 11वें भाव के कारक होते हैं, इसी भाव में हो जाते तो नाश करते, या संचय भाव के कारक होते हैं, यहाँ पर बढ़ जाएंगे तो नाश करेंगे। यहाँ का देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर बढ़ जाएंगे तो यहाँ संतान के लिए नाश कर देंगे, विद्या बुद्धि के लिए उस भाव को फलों में कमी कर देंगे। या गुरुदेव यहाँ पर हो जाएंगे तो फिर पूजा पाठ धर्म आस्था विश्वास से थोड़ा सा अलगाव करेंगे। ऐसा बातें हैं, यह स्पष्ट होती भी है और यह देखने में भी आता है। लेकिन कभी कभी इन फलों में काफी वृद्धि भी देखने को मिलती है। जैसे नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति का होना, मतलब जन्म से पूर्व से ही भाग्य, अच्छे भाग्य का लेकर आना, यानी कि पूर्व के जन्मों से ही अपने भाग्य को मजबूत करके लेके आना, ऐसा भी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों? दोनों ही बातों में अत्यधिकता है, यानी कि उस भाव के फलों में वृद्धि होने की भी अत्यधिकता है और कम होने की भी अत्यधिकता है। तो हम फिर किस निर्णय पर पहुंचेंगे कि कुंडली में या बुरा फल देगा, और कब बुरा फल देगा, कब अच्छा फल देगा, और बुरा देगा तो क्यों पुस्तक में लिखा गया कि बुरा फल देगा, अच्छा क्यों नहीं देगा? तो नियम यह है कि यदि कारक यह हो गया, लेकिन यदि इसी भाव के स्वामी होकर के कारक बने हो तो पुनः पुस्तक को दोबारा पढ़े। उन भाव कारक ग्रह बैठे हो तो जिस भाव में कारक बैठा हो उस भाव का फल थोड़ा हो जाता है। तो अब यहाँ फल थोड़ा हो गया, लेकिन यदि ये स्व राशि के होकर के बैठ जाते हैं तो और ज्यादा नुकसान करते हैं। ऐसा कि उस भाव के लिए या फिर उस भाव में बैठे ग्रह के लिए नुकसान करेंगे। विषय वस्तु नहीं समझ पाए आप, विषय वस्तु को समझे। देव गुरु बृहस्पति ही ले लिए। देव गुरु बृहस्पति मुख्यतः अगर 4 भाव के, हालांकि पंच दसम भाव के भी स्वामी है, फिर दसम भाव के भी कारक हैं। कहने का मतलब देव गुरु बृहस्पति जिस भाव के कारक हैं उसी भाव में बैठे हुए हो तो उस भाव के फलों को नुकसान करते हैं। या देव गुरु बृहस्पति ही नहीं, अगर शनि देव यहाँ पर अपने स्वराशि के बैठे हुए हैं तो 8वें भाव के फलों का नुकसान करेंगे, आयु का भी नुकसान करेंगे। सोच जो होता है आकस्मिक सोच, उसमें भी कमी लाएंगे। लेकिन क्यों, कब? कभी वृद्धि भी करेंगे, अत्यधिकता भी देंगे। तो अत्यधिकता देने वाले हैं या नुकसान करने वाले हैं, किन स्थितियों में नुकसान कर सकते हैं, किन स्थितियों में वृद्धि कर सकते हैं, यह समझना है। यदि स्वराशि के हैं तो बहुत अत्यधिक वृद्धि करेंगे या अत्यधिक नुकसान करेंगे। अगर स्वराशि के नहीं है तो अत्यधिक वृद्धि नहीं करेंगे, अत्यधिक नुकसान भी नहीं करेंगे। यानी कि सबसे ज्यादा नुकसानदायक स्थितियां स्वराशि के होने में है। गुरु जी, हाँ जी, स्वराशि के नुकसान कहा करेंगे गुरु जी? वही तो अब प्रश्न आपने किया तब उत्तर बतलाना आवश्यक हो जाता है। तो अब स्व राशि के हो जाएंगे और मान लीजिए 9 या 12 नंबर की राशि यहाँ बैठ गई, लेकिन इसके लिए यह फलों में काफी वृद्धि करेंगे। कब कब वृद्धि करेंगे? पहले वृद्धि वाली पॉइंट को हम लोग नोट करें, समझने का प्रयास करें, फिर उसके बाद में माइनस क्यों करेंगे उसको भी नोट करेंगे। तो यदि स्थितियां क्या होगी, यदि स्व राशि के हैं तो किसी ग्रह से दृष्ट होंगे, किसी ग्रह से दृष्ट होंगे। उसके 2 प्रकार होंगे, एक शुभ दृष्ट होंगे, पाप दृष्ट होंगे। या दृष्ट
नहीं होंगे। नहीं होंगे। तो अगर दृष्ट नहीं भी होंगे तो यह शून्य फल दे देंगे, मतलब कि मिला जुला रहेगा, न ज्यादा अच्छा न ज्यादा बुरा। अब युत या दृष्ट शुभ, शुभ का मतलब दो मायनों में आता है। शुभ का मतलब दो मायनों में आता है कि प्रश्न क्या है, वह ग्रह कौन है, क्या प्रश्न के आलोक में सहधर्मी ग्रह बन रहे हैं, जो देख रहा है वह प्रश्न के आलोक में सहधर्मी बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। प्रश्न के आलोक में यदि सहधर्मी बन रहे हैं, उनके मित्र भी हैं, तो वह शुभ ग्रह का काम कर देंगे। प्रश्न के आलोक में सहधर्मी नहीं है, उनके मित्र नहीं है, तो पापग्रह का भी काम कर देंगे, यानी कि फलों का नुकसान करेंगे। यदि कोई नैसर्गिक पापग्रह है, खराब होकर के देख रहा है, तो पापग्रह वाली बात हो जाएगी। तो यदि स्वराशि का कारक ग्रह भाव में बैठ जाए, अब यहीं पे एक नंबर राशि के मंगल देव यहां बैठ जाए। मंगल देव बने हुए मकानों के कारक है, भवन बिल्डिंग के कारक है कि नहीं है? जी जी गुरु जी। और यहीं पे शनि देव हो जाए, शनि देव की तीसरी दृष्टि पड़ी, तो यह क्या क्या नुकसान कर दिए। तो भाव के कारक को भी पीड़ित किए, भाव को भी पीड़ित कर दिए, भाव के स्वामी को भी पीड़ित कर दिए, सभी को कर दिए कि नहीं कर दिए, तीनों को पीड़ित कर दिए। तब तो फल मिलना काफी खराब हो गया ना, इसलिए अधिक नुकसानदायक हो जाता है। अगर यहीं पे एक नंबर की राशि हो और यहां पर शुक्रदेव बैठे हो तो फिर क्या होगा? शुक्र तो गुरु जी यहाँ पे दिग्बल प्राप्त हुआ था शुक्र को यहाँ पे, और शनि के मित्र भी हैं तो शनि के अच्छा हो मित्र भी जाएगा। है। और प्रश्न गाड़ी की हो तो वो भी कारक तो हो गए ना, शुक्रदेव गाड़ी के तो कारक है ना, जी गुरु जी। लेकिन ये स्वराशि के तो नहीं है ना। नहीं स्व राशि की नहीं है। नहीं, तो यह राशि मंगल की है, तो राशियां माहौल होती है। अब शनि की दृष्टि राशि पर भी पड़ी, माहौल को तो खराब कर रहे हैं। गाड़ी लेने नहीं देंगे जल्दी है, लेकिन जब आदमी ठान ही ले कि मैं गाड़ी लूंगा ही लूंगा, यानी कि बात शुक्र की आ जाएगी, तो फिर शनि इस माहौल को छोड़ करके इस शुक्र को भी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये सहधर्मी हो गए। करेंगे गुरु जी। सहधर्मी हो गए, तो यह राशि को तो कम से कम भावेश को तो पीड़ित नहीं किए ना। अगर भावेश मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है तो शनि के द्वारा भावेश पीड़ित तो नहीं हुआ ना, कम से कम भाव भी तो ठीक हो गया। जी गुरु जी। भावेश पर गुरु की दृष्टि हो गई, भावेश और बलवान हो गया, और मंगल की यहाँ पर दृष्टि हो गई, शनि की नीच की दृष्टि है तो मंगल की भी स्वराशि की दृष्टि हो गई, अच्छा हो गया। कम से कम भाव प्रभावित, तो भावेश तो प्रभावित नहीं हुआ। अगर भाव का स्वामी ही कारक ग्रह हो तो पापग्रह से दृष्ट होने पर कई प्रकार से नुकसान हो जाते हैं। भाव भी खराब हो जाता है, भावेश भी खराब हो जाता है, और भाव के कारक ग्रह भी खराब हो जाते हैं, तीनों खराब हो जाते हैं। इसलिए उस भाव के फलों में अत्यधिक हानि हो जाती है। अगर वहीं भावेश होकर कारक ग्रह भाव में बैठा हो, अगर शुभ दृष्टि हो जाता है या मित्र दृष्टि पड़ जाती है, तो उनके फलों में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाना स्वाभाविक ही है। अब इसके बाद में देवगुरु बृहस्पति पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभावी नियम इन्हीं पर लागू होता है कारको भाव नाशाया का, दूसरे किसी ग्रहों पर कम। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। जी गुरु जी, ये तब होता है जब केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा हो तो कारको भाव नासा है या केंद्राधिपति दोष। कंफ्यूज हो गया गुरु जी मैं थोड़ा सा यहाँ पे। न वो तो केंद्राधिपत्य दोष अलग चीज हो गया। अगर देवगुरु बृहस्पति किसी भी भाव के स्वामी हो कोई फर्क ना पड़ता।
ये जहां रहेंगे कारको भाव नासाया कर ही लेते हैं। ये कारको भाव नासाया इनका सबसे प्रमुख गुण है। फिर भी शुभता देते हैं। और सर गुरुजी, जो भी राशि, जो भी ग्रह जो है स्व राशि का होकर ज्यादा अच्छा फल देता है क्या? मूल त्रिकोण का हो जाए तो वो उच्च से भी ज्यादा अच्छा फल देता है। तो ये तो फलादेश करने में बहुत ही मतलब परिस्थिति जो है। देखिए, बेसिक नियमों को समझ लेंगे तो सभी कुछ कंफ्यूजन क्लियर होता चला जाएगा। हमने कहा जिस भाव में है उसका तो नाश करेंगे, पर जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे शायद उसके लिए अच्छे रहेंगे। हाँ, तो देखने यही तो चर्चा होना चाहिए। जब तक हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे तब तक निर्णय कहाँ से आएगा। हमने कहा कि यह कारको भावनाश आया सबसे ज्यादा देव गुरु बृहस्पति पर ही लागू होती है, भले वो स्वराशि के न हो तब भी। अब मान लीजिए पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठ गए, नाश कर देंगे यहाँ, यानी संतति प्राप्ति में भी विलंब, देरी, बाधा इत्यादि, ज्ञान बुद्धि इत्यादि सब में यानी कि समस्याएं हो गई, कारको भाव नाश आया। लेकिन इस भाव का नाश नहीं होता, लेकिन हम सभी कितने स्वार्थी हैं, उस स्वार्थी का परिणाम हो जाता है कि कारको भाव नाश आया। हम सब ये समझ लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति बैठ गए, भाव बहुत शुभ हो गया, अच्छा फल मिलना चाहिए, अच्छा फल मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं देते हैं, बिगाड़ते नहीं हैं, बिगाड़ते नहीं हैं, नहीं। तो हमको उतना अच्छा फल नहीं मिलता, इसलिए हम सबों ने समझ लिया कि ये अच्छे फल नहीं देते, खराब हो गया कारको भावना से। लेकिन कारण क्या है, बेसिक ग्रहों के बेसिक नियमों को भी तो समझें कि ग्रहों का बेसिक नियम क्या कहता है। सबसे अधिक शुभाग्रह, सबसे अधिक विद्वान, सबसे अधिक उदार, मतलब कि सभी ग्रहों को अगर विद्वानों के लिस्ट में ही शामिल कर लिया जाए, या विद्वानों के जितने सर्वोत्तम परिभाषा है वह किस ग्रह पर लागू होती है? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति पे, देवगुरु बृहस्पति पे लागू हो गई, ठीक है, इस बात को एक्सेप्ट आप लोगों ने किया। अब दूसरी नंबर वाली बात, तो जब सब विद्वानों की सभी नियम जिस व्यक्ति पर लागू हो जाए, अब इस ग्रह को छोड़ दिया, अब मनुष्य जीवन पर आ जाए, जो ईश्वर के द्वारा विद्वानों का जो परिभाषा बनाया गया है, जितना हम सबों को ज्ञान है, उस आलोक में, उस परिभाषा के दायरे में जो विद्वानगण एक आधे आ जाते हैं, उस विद्वान को देखते हैं। आकलन कभी किया है आपने कि अपने निजी जीवन के लिए उनको किसी भी प्रकार की कोई चिंता रहती है? नहीं रहती है। यानी कि अपने घर के सुरक्षा का उनको बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहता ना। हमारा वृद्धि कैसे हो, वृद्धि के लिए तो सोचेंगे, परंतु सोच रहे हैं अपने वृद्धि के लिए, और कोई दूसरा आ जाए कि हाँ बाबा, चाहे हाँ भैया फलना समस्या, बस अपना चाहे नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, तुरंत उसी जगह छोड़ देंगे, नुकसान हो रहा है होने दो जी, सामने वाले की पहले कम से कम रक्षा करो। यदि कोई नहीं भी आता है, इन महापुरुषों की दृष्टि जहां जाती है, अगर वहां कुछ नुकसान हो रहा होता है तो अपना सब कुछ छोड़ करके, अपना नुकसान हो रहा है होने दो जी, सामने वाले को पहले बचा लो। यही विद्वानों का सबसे बड़ा गुण होता है ना जी। तो यह गुण तो देवगुरु बृहस्पति में हो जाना स्वाभाविक है। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां के लिए बिल्कुल न के बराबर फल देते हैं, जहां देखते हैं वहां की वृद्धि कर देते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि विद्वानगण जहां पे होते हैं वहां अरिष्ट होती ही नहीं। अब मान लिया जाए इसी सभा में जितने व्यक्ति हम लोग शामिल हैं, कोई ना कोई तो इसमें सबसे अधिक विद्वान होगा। अगर मैं नहीं हूं, आप नहीं हैं, कोई ना कोई तो होगा। प्रणाम प्रणाम संतोष जी, डेढ़ व्यस्त वानी का कौन है कि तो जो प्रभावशाली व्यक्ति कहीं भी होता है
आप लोग देखते होंगे, अपने मित्र मंडली का आकलन कर लें, जो आपके मित्रों में जो सबसे अधिक वेटेड है, सबसे अधिक प्रभावशाली है, सबसे अधिक उदार सदाचार है, वह व्यक्ति जहां पे बैठ जाता है वहां पे इधर उधर की बातें, अगर कुछ हो रही है किसी के नुकसान वाली, चाहे उसी घर के नुकसान वाली बातें, तुरंत वहां पे बंद, फिर वहां के लिए अच्छाइयां वाली बात शुरू। ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो सेम नियम यहाँ देवगुरु बृहस्पति पर भी लागू होता है कि देवगुरु बृहस्पति जहां बैठे हुए होते हैं वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति, मतलब दूसरे ग्रह का प्रभाव, अनिष्टता वाली होती ही नहीं, इसलिए वह घर सुरक्षित हो जाता है, कम से कम नुकसान वहां का नहीं होता। तो गुरुजी शनि की दृष्टि भी वहां पर नुकसान नहीं करेगी, ज्यादा न करेगी, करेगी? नहीं करेगी, नहीं यह करेगी। सामान्य नियम है। हाँ जी। दोनों एक समान होंगे तो नहीं करेगा। हाँ। एक समान का मतलब, अगर मान लीजिए कि अंशात्मक माने बल को ही ले, ताकत को ले, अगर शनि भी बलवान है, गुरु भी बलवान है, तो फिर शनि की दृष्टि कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि शनि के पास में तो 1.5 ही पावर है, देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 है। ठीक है गुरुजी। आप लोग देखेंगे कुंडली में, कहीं भी किसी की कुंडली में चंद्रमा एवं शनि की युति है तो 20 योग बनता है, बनता है कि नहीं? जी गुरुजी। लेकिन बनता है, लेकिन यह 20 योग क्या सभी व्यक्तियों पर प्रभावी होता है? नहीं होता है। यदि शनि अंशात्मक मान से कमजोर हो, चंद्रमा अंशात्मक मान से बलवान हो, तो यह 20 योग निष्प्रभावी हो जाता है। लेकिन अगर चंद्रमा ही काफी कमजोर हो तो इसको तो पूर्ण बल मिला ही नहीं। अगर यह पूर्ण बलवान है, अंशात्मक मान से ठीक है, छीन नहीं है, तो चंद्रमा के पास में तो 5 बल होता है, शनि के पास में 1.5 ही है, क्या नुकसान करेगा? तो 5 है तो 1.5 नुकसान कर देगा, तो ये तो 3.5 बचा नहीं इसका, नहीं। वही बात। तो अब मान लें कि ये 1.5 गुण से अगर खराब कर रहा है, गुरु ही कमजोर हो जाए, कमजोर हो, तब तो फिर गुरु को प्रभावित कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा जी। तो इन सभी चीजों को देखना चाहिए। चलिए, इसको उपसंहार स्वरूप 2-3 वाक्यों में बताइए ना कि कैसे कारको भावनाशाएं नहीं समझेंगे और कैसे समझेंगे। अच्छा, हाँ गुरुजी, 2-3 वाक्यों में बताइए। हाँ, हमने कहा कि यदि कारक ग्रह, यदि यही देवगुरु बृहस्पति हैं, अब एक यहीं पर बात है, देवगुरु बृहस्पति हैं, अकेले हैं, तो कारको भाव नाशय हो गया, यानी कि जो जितना फल का हम लोग उम्मीद करते हैं उतना फल नहीं मिल पाता, क्योंकि वह दूसरी जगह का ख्याल रखते हैं। दूसरी, यदि वही कारक ग्रह किसी दूसरे ग्रह से युक्त हो जाए तो कारको भाव नाशाय का सूत्र का परिहार हो जाता है, क्योंकि जब दूसरा ग्रह से युक्त हो जाता है तो दूसरा ग्रह उनके गुणों को याद दिलाता है, या मित्रवत दृष्टि उन पर पड़ जाती है किसी भी ग्रह की, तो उनके गुणों को याद दिलाता है कि आपको यह भी काम करना है। उदाहरण स्वरूप, आप कितने भी भद्र पुरुष क्यों ना हैं, आपको नजरअंदाज करने का प्रमुख गुण आपके जीवन में कूट कूट कर भरा हुआ है। सोफे पे बैठे हुए हैं, टेबल पर पैसे रखे हुए हैं, कोई आया कि हाँ भैया चलिए, तो पैसा तो अलमारी में, सेफ में सुरक्षित जगह रखना आपका काम है, लेकिन आपके घर तो इतना भद्र व्यक्ति के घर पे चोरी करने कौन जाएगा, उठाने पैसे कौन जाएगा? बेफिक्री मोड में टेबल पर ही पैसा रख के छोड़ के चल दिए। हो सकता है कैन बी पॉसिबल बाद में पैसा कोई ले जाए, लेकिन यदि वही कोई साथ में आपके ग्रह कोई व्यक्ति हो तो आपको एहसास दिलाता रहेगा, तो कहाँ जा रहे पैसा तो पहले रख दीजिए ना, यानी कि आप अपना कमवा तक कर लीजिए। तो जब एहसास दिला देंगे तो फिर अच्छा ठीक है, फिर पैसा उठा के आप सेफ में रखेंगे, फिर आप जाएंगे। तो इनको याद दिलाने का काम होना चाहिए। जब कारक ग्रह जब उसी भाव में हो जाते हैं, तो जब किसी ग्रह से युक्त हो जाए या मित्रवत दृष्टि हो जाए तो फिर कारको भावनाशाय का परिहार हो जाता है।
गुरुजी वक्री होकर के गुरु अगर अपने कारक में बैठे तो फिर तो उसको क्या वक्री ग्रह तो बलवान हो जाते हैं और अच्छे फल, यानी खोया हुआ चीज भी वापस दे देते हैं। तो फिर यानी कि अब मान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति यही पंचम भाव में है, वक्री होकर के बैठ गए, जी गुरुजी। तो पंचम भाव मतलब जब देवगुरु बृहस्पति की जब दशाएं चलेंगी तो क्या क्या लाभ हो सकता है ना, यही बात है ना कि दूसरा क्या क्या लाभ और क्या क्या हानि दोनों देखना गुरुजी। वैसे मान लीजिए मकर लगन की कुंडली है, यहाँ पे 2 नंबर की राशि आ गई, देव गुरु जी की शत्रु राशि आ गई और वक्री होके बैठ गए, उनकी दशा चलने वाली है, चलेगी, तब कैसा फल मिलेगा वहां पे? मकर लग्न 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखा जाए, अगर अब यह 12वें भाव तीसरे भाव के भी स्वामी हो गए, पंचम भाव में बैठ गए, शत्रु राशि में बैठ गए, लेकिन यह सुभग्रह की राशि है, उतना नुकसानदायक स्थितियां नहीं होती, लेकिन हाँ फिर भी कुछ ना कुछ तो नुकसानदायक हो ही गया। 12वें भाव के तीसरे भाव के भी स्वामी हो गए, अकारक ग्रह हो ही गए। यदि व्यक्ति युवा है, नौकरी कर रहा है, तो नौकरी में बदलाव, पतन, डिमोशन, प्रमोशन कुछ भी दे सकते हैं, परिवर्तन कुछ भी दे सकते हैं। अब वह या अगर नौकरी छूटी हुई है तो नौकरी भी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब कुछ भी करने के लिए व्यक्ति वर्तमान में क्या कर रहा है? गुरु जी वो तो ऐसे एनटीपीसी में चीफ इंजीनियर है, लेकिन ज्योतिष पढ़ रहा वो भी हमारी तरह। ठीक है रुकिए ना। तो जब पढ़ रहा है, जब व्यक्ति पढ़ रहा है तो फिर सभी चीजें समाप्त हो जाती है, सभी अशुभ फल समाप्त हो गए, क्योंकि 5वां भाव सीखने का भी है। अब यही भाव में बैठे हुए हैं, सुभग्रह की राशि में है, देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष के भी कारक हैं, बलवान हो, बकरी भी हो गए, बलवान हो गए, नैसर्गिक रूप से शुभग्रह भी है, तो यह शुभ फल भी देंगे। और यहाँ पर कुंडली के हिसाब से अशुभ ग्रह भी बन गए तो बुरे फल भी देंगे, शुभ फल भी देंगे। तो अब भाव के अनुसार से देवगुरु बृहस्पति के कार्यों को कीजिएगा तो फिर अपना यह नैसर्गिक गुण देने लगेंगे। आज यदि भाव के हिसाब से काम न कीजिएगा तो फिर तो 12वें तीसरे का काम भी दिखला देंगे। यह एनटीपीसी यहाँ जो 12वां भाव है तो घर से काफी दूर का हो गया, तो नौकरी कर रहे हैं तो दूर के से संबंध है ही है। यहाँ पढ़ाई इस मतलब सीख ही रहे हैं, तो सीखने का काम 5वां भाव है तब भी ठीक ही है। और क्या सीख रहे हैं तो ज्योतिष के लिए देवगुरु बृहस्पति को देखा जाता है, तो देवगुरु बृहस्पति के ही गुण धर्मों को सीख रहे हैं। गुरु जी यहाँ लग्नेश को देखेंगे नहीं? लग्न पर नीच की दृष्टि है ना, लग्नेश को देखेंगे ना? तो ठीक है देख लेंगे लग्नेश को, पहले गुरु को तो देख ले। आप कहेंगे कि यहाँ पर मकर लग्न है तो लग्न पर नीच की दृष्टि है, तो बकरी ग्रह की नीच की दृष्टि ऊंच के जैसा होता है जी। बकरी ग्रह की नीच की दृष्टि ऊंच के जैसा होता है। अब बकरी ग्रह की ऊंच की दृष्टि नीच के जैसे होती है। अब यहाँ पर देखे देवगुरु यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि देखने में तो यहाँ पंचम भाव में लग रहे हैं, लेकिन है लग्न में ही। लग्न में कैसे होगा? हाँ नहीं अपने से 7 में 1 2 यानी कि एकादश भाव में, ऐसे बोल सकते हैं क्या? है तो यहाँ फल यहाँ का देंगे, किस गुण धर्मों के आधार पर देंगे? तो एक राशि अगली
या अब देखा जाएगा उस समय की हाँ देव गुरु बृहस्पति इसी राशि में से बकरी होकर के इसी राशि में है, या मिथुन में से बकरी होकर के यहाँ पर आए हैं, यह भी देखना होगा। तब मिथुन में से भी बकरी होकर के भी आए हैं, तब भी तो छठा भाव संघर्ष का ठीक है, उपचय भाव जी जी यही ये है। स्पर्धा का है, कंपटीशन का है। तो व्यक्ति कुछ सीख रहा है तो वो भी तो कंपटीशन कर रहा है ना। तो यहाँ पर तो सभी जितने बुरे योगों का मन में विचार आया था सभी समाप्त हो गए, सभी का परिहार हो गया। व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा ही अपने उपाय कर लिए। बातें स्पष्ट हुई या और कुछ? जिस कुंडली में कई सारे ना कारक भाव नासा है, जैसे एक तो गुरु यहाँ बैठा है और दूसरा शुक्र सप्तम भाव दसम भाव में बैठकर, शुक्र भी वहीं बैठा है, दसम भाव में शुक्र। तो फिर दसम भाव में शुक्र बैठा है तो कारको भाव नाश आया कहाँ हो गया? ये 7 नंबर की राशि है, ठीक है मान लिए, तो मालव्य योग भी तो बना। जी गुरु जी। तो कारको भाव नाश आया से तो बड़ा योग यह हो गया है, तो महापुरुष योग हो गया, पंच महापुरुष युग में से एक बन गया गुरु जी। बन गया। और वो भी अपने मूल त्रिकोण राशि में बना, तो फिर उसका फलवा मिलेगा ना जी। जी क्या गुरु किसी ग्रह से दृष्ट है या नहीं है? नहीं गुरु जी, किसी से दृष्टि नहीं है, किसी से दृष्टि है। सूर्य बैठे हैं एकादश भाव में। तो फिर तो हो गया ना। याद दिला रहे हैं इनके गुणों को। जी जी हमने यह भी कहा था ना कि किसी ग्रह कोई याद दिलाने वाला होना चाहिए, तो पूर्ण दृष्टि से अब सूर्यदेव याद दिला रहे हैं। और कोई भी ग्रह अपनी दशा से कुछ रोज पहले से ही कुछ फल देने होने लगता है। अष्टमेश के द्वारा दृष्ट है, 8वां भाव भी ज्योतिष का ही है, कुछ कनेक्शन बनता हुआ दिखा। जी गुरु जी। जी अब राहु एक अगर द्वितीय भाव में बैठा तो उसको कारको भाव ऐसा नहीं लगेगा? राहु नहीं। अपने कुंभ राशि में बैठा राहु, तो राहु दूसरे भाव के किस विषय वस्तु के कारक है? वाणी के। वाणी है। तो वाणी के कारक तो बुध देव होते हैं ना। धन 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 के कारक गुरुदेव होते हैं दूसरे भाव के लिए। मित्र मंडली के लिए या कुटुंबी जनों के लिए शुक्र हो जाता है, गुरु शुक्र दोनों। आकस्मिक सोच के लिए हो जाते हैं। आकस्मिक सोच के लिए तो फिर यहाँ पर 8वां भाव के लिए ना। तो केतु देव यहाँ बैठे हुए आकाश में, तंत्र मंत्र के ज्ञाता, यानी कि शोध के कारक तो केतु है ना, यहीं पे बैठे हुए। राहु केतु पर यह दोष नहीं लगता। कारको भाव ऐसे राहु केतु पर नहीं लगता, उनपे ये सब। गुरु जी मेरी कुंडली मिथुन लगने की, उसमें भी पंचम भाव में गुरु वक्री है और गुरु की महादशा चल रही है। तो ठीक ही तो है, तो अच्छे फल आपको मिलेंगे, जी। और क्योंकि चंद्रमा आप की सीखने दृष्टि। क्योंकि आप सीखने का काम कर रहे हैं। जी। चलिए, यदि चंद्रमा 7वें का मालिक हो और दूसरे घर में बैठा हो, चंद्रमा के साथ अन्य कोई ग्रह न हो, तो नष्ट धन गया हुआ वापस आ जाता है। चंद्रमा 7वें घर का मालिक होकर दूसरे घर में बैठा हो, सप्तमेश होकर, वह इसको मिटाते हैं पहले। चंद्रमा यदि दूसरे घर का 7वें घर का स्वामी होकर, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 11, और यहाँ पर चंद्रमा हो तो खोया हुआ चीज वापस मिलता है, ऐसा पुस्तक में। और चंद्रमा के साथ कोई अन्य ग्रह न हो तो नष्ट गया धन हुआ वापस आ जाता है। तो यह बातें
प्रश्न कुंडली पर ज्यादा प्रभावी होती है। यदि कोई वस्तु चोरी हो गया, नष्ट हो गया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर इस प्रकार के प्रश्न हो तो यह प्रश्न कुंडली पर ज्यादा प्रभावी हो जाता है, हद से ज्यादा, एकदम निश्चित रूप से होता है। कई बार हमने इस सूत्र को लगाया है प्रश्न कुंडली पर, तो हमने सत्य पाया और फलादेश सही निकले। और यहाँ पर इस चीज को यह लेंगे कि यदि चंद्रमा सप्तमेश होकर दूसरे भाव में, यानी कि दूसरे भाव में कुंभ राशि का चंद्रमा होता है, तो यदि हमने कोई काम किया, बिजनेस किया, व्यवसाय किया, इत्यादि किया, कुछ भी किया, और उसमें बार बार नुकसान हो गया, और चंद्रमा की दशा आने वाली है, अंतरदशा आने वाली है, महादशा आने वाली है, तो हम जातक को एक हौसला आगे दे सकते हैं कि हाँ जी, अब जितना नुकसान हुआ हुआ, ईश्वर ने जितनी परीक्षा आपको लेना था ईश्वर ने ले लिया, अब इसके बाद में आपको लाभ होगा, चिंता ना करें। इसके लिए हम सब कैसे समझेंगे, और थोड़ा सा विस्तृत इस पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न कुंडली से 7वें भाव से अगर वस्तु नष्ट हो गया, चोरी इत्यादि हो गई, तो चोर का भाव कौन सा होता है? 4th हाउस गुरु जी, चौथा भाव। नहीं, नहीं, वो तो वस्तु का है, चोरी की गई वस्तु का, सॉरी। किसी किसी पुस्तक में 7वां भाव दिया जाता है, किसी किसी पुस्तक में 6ठा भाव दिया जाता है। तो अगर 6ठे भाव को चोर का भाव मान लिया जाए, तो दूसरा 7वां भाव जो हुआ, यह चोर के धन का हुआ। तो चोर का धन कहाँ चला गया? आपके धन भाव में ही आ गया, और यह बड़ा तेजी से आ गया आपके पास में। अन्य ग्रह जो होते हैं कम गतिशील होते हैं, कम तेजी से चलते हैं, बड़ा मतलब स्लो चलते हैं, लेकिन चंद्रमा तो बड़े सबसे तेज चलता है। तो जो आपका वस्तु नष्ट हो गया, बड़ा तेजी से आपके पास में आ जाएगा। या नहीं, यदि यह 7वां भाव ही चोर का है, तो चोर ही आपके धन के पास में है, यानी कि वह आप ही के, यह तो भाव आपका है ना, धन भाव तो यह आपका है, चोर का धन भाव थोड़े है। नहीं, यदि आपको विश्वास है, आप हमेशा 7वें भाव को ही चोर का भाव समझते हैं, तो 8वां भाव चोर का धन का हो गया, तो यह 11वें भाव के स्वामी यदि चंद्रमा होकर के अगर यहाँ पर बैठ जाते हैं, तो भी अब सूत्र वही है। अब आप किस पर अवलोकन करते हैं? जिस पर आप अवलोकन कर लिए, जिस पर को आप मान लिए, वही आपके लिए उत्तम हो गया, वही आपके लिए हो गया। उत्तम हो गया। और मन में उहाप आ गई कि हाँ, 7वें भाव से चोर देखे कि 6ठे भाव से चोर देखे, और 7वें भाव का स्वामी यहाँ पर बैठा हुआ है, फलादेश भी करेंगे, और मन में उहाप हो गया, तब फलादेश गड़बड़ हो गया, निरर्थक हो जाएगा, कोई लाभ नहीं होगा, वहां पर ज्योतिषीय योग लागू नहीं। हमारे गुरुजनों का कहना है, उन्होंने यह कहा है कि लक्ष्मीकांत, मैं अपने पूरे ज्ञान के साथ में बोल रहा हूँ, और गारंटी के साथ में मैं बोल रहा हूं कि पुस्तक की कोई बातें लागू नहीं होगी, चाहे कोई भी पुस्तक हो, लघु पराशरी हो, फल दीपिका हो, कोई भी पुस्तक की कोई बातें लागू नहीं होगी। कब? जब तुमको पुस्तक पर ही विश्वास ना हो, यानी कि एक पढ़ो, उस पर 100% विश्वास करो, और ईश्वर को साक्षी मानते हुए, उसको सत्य मानते हुए फलादेश करो, फिर 100% फलादेश सत्य होगा, क्योंकि यह देव विद्या है, आस्था एवं विश्वास पर ही चलती है, न कि यह कागज के पर लिखे गए काले काले अक्षरों पर चलता है। इसके बाद में
10वां। अब यहाँ पर बातें समाप्त हुई। अब यहाँ पर दिया जा रहा है कुंडली में निर्धन योग विचार, यानी कि दरिद्रता के योग। तो यदि प्रथम, चौथा, 7वां, 9वें का मालिक 8वें घर में बैठे हो तो जन्म से ही दरिद्र होता है। लग्न चौथा एवं 9वां, लग्नेश व्यक्ति स्वयं हो गया, चौथे भाव का स्वामी उसका सुख हो गया, नवम उसका भाग्य हो, यानी कि व्यक्ति, सुख और उसका भाग्य तीनों ही 8वें भार में हो तो आयहीनता हो जाती है। यह समझना कोई बड़ी बात नहीं है, यह सामान्यता आप सभी समझते हैं। दूसरे घर का स्वामी 12वें हो और 12वें घर का स्वामी दूसरे हो तो भी 12वां घर जो होता है वह व्यय का होता है, 12वां भाव खर्च का होता है। यदि 12वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए, धन को संचय ही नहीं होने देगा। अगर दूसरे भाव का भी स्वामी इन्हीं स्थितियों में यहाँ पर हो जाए तो यह जमा किए हुए धन को जमा हुआ ही नहीं, केवल आय का आकलन होने लगे कि हाँ भाई 10,000 रुपये आने वाले, उससे पहले ही खर्च कर लेगा, वो किसी से उधार लेके कर लेगा। 10,000 खर्च कर गुरु जी, हाँ जी। 12वें भाव का स्वामी 12वें में और दूसरे का दूसरे में ही हो तो तब तो ठीक है ना। तो खर्चा करेगा सोच समझ, खर्चा तो करेगा सोच समझ से खरे करेगा। फिर यदि अत्यावश्यक नहीं होगा तो ना करेगा। यह कंजूसी के योग बने। कंजूस कह सकते हैं उसको। हाँ कंजूस कहेंगे, लेकिन उतना भी कंजूस नहीं, आवश्यकता अनुसार खर्चा करता रहेगा। सोचेगा कि आवश्यक है कि नहीं है, यदि आवश्यक नहीं है तो खर्च फिर ना करेगा, क्योंकि यह स्वराशि का हो गया ना, उचित खर्चे को दर्शाता है। ऐसे देखा गया कि सेल्फ के लिए खर्च नहीं करता है, दूसरे के लिए खर्च कर देता है, ऐसा। लेकिन करेगा भी तो सोच समझ के करेगा और उतना फिजूल खर्ची नहीं हो जाएगा जिससे नुकसान हो। हाँ समझ। इसके बाद में दूसरे का स्वामी 12वें हो और 12वें का स्वामी लग्न में हो और उनको मारक ग्रह देखता हो। दूसरे का स्वामी 12वें हो और 12वें का स्वामी लग्न में हो और उनको मारक ग्रह देखता होते तो स्वास्थ्य हानि दे देता है काफी। दूसरे का स्वामी 12वें हो, यानी कि सूर्यदेव यहाँ पर बैठ गए और 12वें भाव का स्वामी लग्न में हो गए और मारक ग्रह देखता हो। अब यहाँ पे मारक ग्रह शनि हो गए सप्तमेश, और शनि के द्वारा देखा जाता हो तो ये तो खर्च और स्वास्थ्य हानि दोनों ही दे दिया, यानी कि दवा दारू इत्यादि पर अनावश्यक खर्च काफी होता रहेगा। तो जब अनावश्यक खर्च होगा, सेहत ही ठीक नहीं रहेगी, तब तो दरिद्रता आना ही। 5वें घर का मालिक 6ठे में हो, 9वें भाव का मालिक 8वें में हो और मारक ग्रह देखते हो, यानी कि मारक ग्रह या अशुभ ग्रह भी कह सकते हैं। तो 5वां हमारा विवेकशीलता है, 9वां हमारा भाग्य है, कुंडली का 6ठा, 8वां, 12वां भाव खराब है, इन्हीं भावों में कहीं बैठे तब तो यह नुकसान होना स्वाभाविक है। अब कल की कक्षा में हम लोग यहाँ से आगे पढ़ेंगे। विद्या योग से